जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और मैं अपनी पहली वीडियो को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है इंट्रोडक्शन वीडियो करके। वो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे कैसी वीडियो आने वाली है उसके बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो टॉपिक जो है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसका टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हम समझने का ये कोशिश करेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए में डीएनए को हम पैक करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक, तो डीएनए को पैक करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डीएनए का जो लेंथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका जो लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो किसी भी यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं रह पाता, इसलिए उसको कंडेंस फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक, मतलब कि आप जैसे कोई आपको हम एग्जांपल देकर समझाना पाएंगे। जैसे आप कोई कपड़े की दुकान में गए और वहाँ से आपको मान लीजिए कोई शर्ट का कपड़ा लेना है, तो वो तो एक कंडेंस फॉर्म में ही रहता है ना, मतलब वो तो कंडेंस फॉर्म में रहता है। तो क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए डीएनए को भी कंडेंस फॉर्म में रखा जाता है क्योंकि वो उनका साइज़ जो होता है बहुत बड़ा होता है। वो किसी यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कंडेंस स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं रह पाता है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके बात करेंगे कि जैसे कि एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल जो होता है उसका जो बेस पेयर जो होता है उसको होता है 6.6 × 10⁻6 बेस पेयर का होता है। और जब इसको हम लेंथ में कलेक्टिवली इसको अगर अरेंज करेंगे तो वो जब तो ये तो 6.6 × 10⁻6 बेस पेयर होता है। इसको 0.3 नैनोमीटर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो लेंथ आएगा ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का, डिप्लॉयड यानी कि 2, तो डिप्लॉयड सेल का जो लेंथ आएगा वो 2.2 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये 2.2 मीटर आया। इस किसका आया? ह्यूमन डिप्लॉयड डीएनए। ठीक है, और जो ह्यूमन का न्यूक्लियस जो होता है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका जो लेंथ होता है वो महज 10⁻⁻6 नैनोमीटर होता है। तो भाई ये डीएनए तो बहुत बड़ा हुआ ना, 2.2 मीटर, वो कहाँ 10⁻⁻6 नैनोमीटर, तो वो बहुत छोटा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ। तो इसीलिए डीएनए को क्या किया जाता है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर अरेंज करने के लिए उसको कंडेंस फॉर्म में रखा जाता है कि वो कंडेंस फॉर्म में रह पाए, मतलब किसी भी तरह उस न्यूक्लियस के अंदर रह पाए। ठीक, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या डीएनए को हर वक्त उसको कंडेंस फॉर्म में ही रखा जाता है क्या? तो बात ये है कि डीएनए को हर वक्त कंडेंस फॉर्म में नहीं रखा जाता है। कभी अकॉर्डिंग टू नीड डीएनए इज़ ऑन ओपन और क्लोज फॉर्म बोथ, यानी कि नीड के हिसाब मुताबिक हम डीएनए को क्लोज फॉर्म में भी रखेंगे और ओपन फॉर्म में रखेंगे। अब बात यह है कि क्लोज फॉर्म में कब रखेंगे और ओपन फॉर्म में कब रखेंगे। तो जब हमको आरएनए से प्रोटीन यानी कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत रहेगी तो हम डीएनए को ओपन फॉर्म में रखेंगे। जब यानी कि ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी हमें, जब नीड रहेगी तो हम डीएनए को क्या करेंगे, तो ओपन फॉर्म में रखेंगे, और जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसको क्लोज फॉर्म में रखेंगे। ठीक, क्योंकि एम फेज़ में क्या होता है ना, एम फेज़ में सबसे मोस्ट कंडेंस फॉर्म में रहता है डीएनए। ठीक, सेल डिवीज़न का एम फेज़ जो होता है वो उसमें डीएनए सबसे कंडेंस फॉर्म में रहता है। ये एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, क्योंकि एम फेज़ में डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में रहता है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और G1S G2 जो होता है उसमें मतलब उससे थोड़ा कम होता है, उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ गए कि क्यों डीएनए कंडेंस होता है, कब होता है, नहीं होता है, कब क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब अब बात क्लियर हो पाएगी। तो अब चलिए हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया में। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या डीएनए स्ट्रैगर्ड फॉर्म में होता है? भाई प्रोकैरियोटिक आप सोच यहाँ में तो आता होगा कि ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा या फिर कंडेंस फॉर्म में रहेगा। तो यह सच्चाई ये है कि प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, डीएनए दोनों में ही कंडेंस फॉर्म में रहेगा। तो अब प्रोकैरियोटिक में आपको भी एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे प्रोकैरियोटिक में ना
जैसे आप प्रोकैरियोटिक में एक एग्जांपल लेंगे हम, ई कोलाई का, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ई कोलाई का जो लेंथ होता है वो 4 पॉइंट बेस पेयर का लेंथ होता है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर का होता है, ठीक। 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर का होता है। जब उसको हम लेंथ में कलेक्टिवली अरेंज करेंगे तो 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर को जब 0.34 नैनोमीटर से जब वो करेंगे तब आएगा समथिंग 1.36 नैनोमीटर आएगा। और जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो इससे बहुत छोटा होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा, बहुत लार्ज फॉर्म में होता है भाई। ये डीएनए जो होता है इसका, बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा लार्ज होता है, उसको भी हम कंडेंस फॉर्म में ही रखते हैं, ठीक है। तो और ये जो ये जो डीएनए है वो जो कंडेंस होता है वो एक बेसिक प्रोटीन की मदद से होता है। या बेसिक प्रोटीन क्या होता है कि, तो एक बेसिक प्रोटीन कहने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए जो कंडेंस होती है वो एक प्रोटीन की मदद से होती है, जो बेसिक प्रोटीन होती है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और जब ये डीएनए कंडेंस हो जाता है तो अब इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोला जाता है इसी को। जो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोइड। हम प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग समझ लिए, अब समझ लेंगे हम यूकैरियोटिक में। ये यूकैरियोटिक यानी कि मतलब ह्यूमन एनिमल, इस समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन होता है। और तो इसमें ना पैकेजिंग जो होता है ना, वो डीएनए का पैकेजिंग वो वेरी करता है, कंडेंस जो होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फेजेस। तो एम फेज में जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म होता है। एम फेज आपको पीछे ही बताया है कि एम फेज में सेल डिवीजन का एम फेज जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक, जिससे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। एम फेज ऑफ सेल डिवीजन chromosome sorry DNA is most condensed is known as chromosome, and other rest three phases like G1S and G2 in this DNA is in form of chromatin, यानी कि G1S and G2 जो phases है उसमें ये DNA जो है वो क्रोमेटिन फॉर्म के मतलब फॉर्म में वो कंडेंस होता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक में भी जो डीएनए जो कंडेंस होता है वो प्रोटीन की मदद से होता है, जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दो टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो एक बेसिक प्रोटीन है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है हिस्टोन। अब बेसिक प्रोटीन में 3 टाइप का प्रोटीन आता है, HLA बेसिक। हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन में बेसिक प्रोटीन में 3 टाइप होता है, HLA, H फॉर हिस्टिडीन, L फॉर लाइसिन, R फॉर आर्जिनिन, ठीक है। आउट ऑफ 3 जो होता है ना, ये इन तीनों में से 2 जो होता है, आर्जिनिन और लाइसिन, L और A। आर्जिनिन और लाइसिन जो होता है उस पर हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब इन दोनों के साइड चेन पे ना एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप लगा रहता है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिवली हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो HL में से 2 जो होता है आर्जिनिन और लाइसिन, इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाई कंटेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि इनके साइड चेन पे क्या बोलते हैं उसको, इनके साइड चेन पे यानी कि NH2 ग्रुप लगा रहता है, ठीक। इनके साइड चेन पे NH2 ग्रुप लगा रहता है, ठीक। अब हिस्टोन जो होता है वो उनका भी टाइप होता है, ये तो हिस्टोन बेसिक का टाइप था ना, अब हिस्टोन का भी टाइप है भाई। हिस्टोन में टाइप जो होता है वो H2A, H3B, H2A and H2B, और एक और होता है, 5वां भी होता है, बट 4 अब हम ध्यान में रखेंगे। तो आउट ऑफ विच जो होता है इन चारों को जब हम कॉपीज़ करेंगे तो ये बना लेता है ऑक्टामर, यानी कि जब भाई 4 है, 4 का जब हम कॉपी करेंगे, 2 बार कॉपी करेंगे तो 4 2 8 ही हुआ ना, तो इसीलिए हम इसको ऑक्टामर कहेंगे। ऑक्ट मतलब 8, ऑक्टामर बोलेंगे, ठीक है। अब इस ऑक्टामर पे ना डीएनए क्या करता है, रैप करता है। इसी ऑक्टामर पे डीएनए जो होता है वो रैप करता है, ठीक है। अब डीएनए कैसे करता है रैप, तो ये तो एनसीईआरटी में डाटा नहीं दिया हुआ, हम आपको बताना चाहेंगे। ऑक्टामर जो होता है वो एक सिलिंड्रिकल टाइप में होता है, ऑक्टामर जो फॉर्म करता है
उस पे क्या होता है ना कि मान लीजिए को कैसे बताएं, मान लीजिए हम यही इसी को लेकर बता देते हैं। तो देखिए जैसे इस पे ना, जैसे मान लीजिए डीएनए है, इधर से आया, मान लीजिए कोई धागा आया, तो ये जो है ना इस पे मान लीजिए एक बार ऐसे करके ये एक बार किया तो एक हुआ, ठीक है, एक बार रैप किया एक हुआ, यहाँ से आया तो ऐसे करके एक चक्कर, ठीक है। फिर एक बार इधर आया, आधा हुआ, फिर यहाँ से आधा, फिर हाफ का भी हाफ आया, और फिर यहाँ से फिर ऐसे ऐसे गया, फिर अगले ऑक्टोबर पे गया, फिर वैसे। तो देखिए, तो एक चक्कर, फिर आधा चक्कर, और फिर आधा के आधा चक्कर, यानी कि 130 और प्लस 15, क्योंकि आधा का आधा तो 15 हुआ, तो 1.75 मीटर रैप करता है, ठीक है। तो डीएनए जो रैप किस पे करता है, तो ऑक्टामर पे करता है, और एक ऑक्टामर में ना 200 बेस पेयर डीएनए रैप करता है, ठीक। एक ऑक्टामर पे 200 डीएनए रैप करता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसमें एक टर्म होता है न्यूक्लियोसोम। हाँ, न्यूक्लियोसोम क्या होता है ना कि निगेटिवली चार्ज डीएनए पार्टिकल प्लस निगेटिवली चार्ज डीएनए, हाँ नहीं, हाँ, निगेटिवली चार्ज डीएनए और प्लस पॉजिटिवली चार्ज रैप डीएनए। हाँ वही रैप रैप ही शायद थोड़ा थोड़ा मतलब वो हो रहा है मेरे को, तो अब देख लीजिएगा। तो बट यही है कि रैप डीएनए और रैप डीएनए देख लेते हैं क्या है। ऑक्टामर, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर और प्लस निगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली, ये थोड़ा माफ़ करिएगा भाई, पहली बार वीडियो तो थोड़ा मतलब वो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मेरा ही गलती है। अब अगली वीडियो से हम सुधारेंगे इसको। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है ना कि पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर और निगेटिवली चार्ज डीएनए जब एक साथ वो करता है, कंबाइन करता है, तो इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और वो जो हम हिस्टोन जो पढ़े हैं, H1 H3B H2B ये सब पढ़ के जो पढ़े हैं, उसमें से H1 जो होता है ना, H1 हिस्टोन जो होता है वो क्या बोलते हैं, डीएनए का सीलिंग करता है, ठीक है, डीएनए का सीलिंग करता है। और फिर आगे जाके ये एक न्यूक्लियोसोम पे एक रिपीटिंग यूनिट देखा जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोसोम पे रिपीटिंग यूनिट देखा जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। भाई ये सब वो सेल डिवीज़न वाला बात सब है, इसी पर थोड़ा वो कर दिया है इसको, मतलब डिटेल फॉर्म में दे दिया। तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको क्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक, क्रोमैटिन बोलेंगे। और जब हम क्रोमैटिन बोलेंगे, और क्रोमैटिन लाइट स्टैंड होता है, और हाँ लाइट स्टैंड होता है। और फिर आगे जाके जब ये हम जब हम क्रोमैटिन को क्रोमैटिन को जो हम न्यूक्लियस के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, तो एक लाइट क्या बोलते हैं, एक क्या था यार, देखना पड़ेगा, इस बार पहली वीडियो है तो वो हो रहा है थोड़ा अंदर लाइक उसको हम हाँ, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, सॉरी माफ़ करिएगा भाई, बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देता है, यानी कि मोतियों जैसा धागा दिखाई देता है। और यही बीट्स ऑन स्ट्रिंग जो आगे जाके वो और रैप करता है, और वो क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, और क्रोमैटिन फाइबर से और आगे जाके वो सेल डिवीज़न का जो एम फेज जो बनता है, उसमें जाके क्रोमोज़ोम बनाता है, ठीक। ये बीम्स ऑन स्ट्रिंग कब दिखाई देता है, जब हम लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम इसको क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन को देखते हैं, तब वो बीन्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देता है, यानी कि मोतियों जैसा एक धागा दिखाई देता है। और ये मोती जैसा धागा आगे चल के क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर जो आगे चल के क्रिएटिवली क्रोमोसोम बनाता है, यानी कि मोस्ट कंडेंस फॉर्म बनाता है, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं उसको, जब जब आगे जाके जब हाईली क्वाइल्ड जब होना रहता है, तो एक और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है, जब जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे जाके न्यूक्लियस के अंदर एक लाइट कंडेंस फॉर्म दिखाई देता है, जिसे हम यू क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। यू क्रोमैटिन यानी कि थोड़ा सा लाइट रहता है, मतलब थोड़ा सा कम फॉर्म होता है, तो उसको यू क्रोमैटिन बोलते हैं। और यू क्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यू क्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जो हेटेरोक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन हम किसको बोलेंगे, जो
डार्क, यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्रोमोज़ोम के बाद यही सबसे बड़ा मतलब वो कंडेंस होता है, तो इसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। तो और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो अब ये क्योंकि ये ज़्यादा कंडेंस था, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रोमोज़ोम भी बहुत कंडेंस फॉर्म है, तो ये भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो भाई पहला वीडियो था तो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा एक दो पॉइंट भूल गया, तो हम यहाँ पे मतलब कॉपी रखे ही थे, टेबल पे ही है, तो थोड़ा देख लिए, तो इसके लिए थोड़ा वो करिएगा। और अगर वीडियो में अगर कुछ ऐसा पॉइंट जो हम छोड़ दिए होंगे, जो एनसीईआरटी में दिया होगा, या फिर हम जो बताना भूल गए, तो कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हाँ भाई यहाँ पे आपका ये छूट गया है, बता दीजिएगा। क्योंकि मैं कोई एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी एक रिवीजन करने के लिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, एक रिवीजन करने के लिए वीडियो डालता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए द मेडिको ब्रो, और इसी तरीके से पॉडकास्ट वीडियो मतलब शॉर्टकट के लिए वीडियो को देखते रहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।